हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे जो कि है एटम्स। एटम्स चैप्टर जो है ये 12th में जो पढ़ना है, ये बेसिक आइडिया जो है एटम के बारे में क्लास 9 से पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। एटम को बोला जाता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, मतलब इनडिविजिबल, ठीक है ना। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर तुम कोई भी मैटर उसको डिवाइड करते जाओ तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। उसी स्टेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, जो कि फर्दर उसका डिवीजन नहीं हो, उसी को हम लोग एटम बोलते हैं। जैसे मान लो अगर एक ईंट लो, ईंट को तुम पटकना शुरू करो तो पहले एक बड़ा ईंट था, टुकड़ा होगा, फिर और टुकड़ा होगा, टुकड़ा होते होते एक ऐसा स्टेज आएगा पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, समझ में आया ना। तो पाउडर के फॉर्म में आएगा, उसको फिर टुकड़ा करने खोजोगे तो वो नहीं हो पा रहा, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटम। लेकिन यहाँ एटम जो वो विजिबल भी नहीं होता। जैसे सेल, मान लो बॉडी में अगर सेल का बात करें तो सेल क्या विजिबल है? नहीं, सेल भी विजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह किसी भी एलिमेंट को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। तो एटम के बारे में बहुत सारा थ्योरी क्लास 9 में पढ़े होगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़े होगे, ठीक है ना। तो एटम होता कैसा है, कैसा दिखता होगा, इसके बारे में नॉलेज या इसके बारे में स्टडी पहले साइंटिस्ट लोग कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे हुए जो कि बता दिए बस कि हाँ एटम ऐसा होता होगा, स्फेरिकल शेप का होता होगा, अंदर में कुछ पॉजिटिव चार्ज होता होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज होता होगा, बस बोल रहे थे, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिए। सबसे पहले कौन थे जो एटम के बारे में बताएं, किस शेप का होता होगा या कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होता होगा, इनके बारे में कौन दिए थे पता है? वो तो डाल्टन थ्योरी बताए थे कि एटम किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, लेकिन वो एटम के बारे में बताए नहीं, ठीक है। कौन बताए? जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, ठीक है ना। तो जे थॉमसन जो थे वो क्या बताएं, मिसाइल, मिसाइल हमला, इजराइल इधर उधर तो नहीं बोलेगा, पागल हो जाके इधर उधर पे हमला शुरू कर देगा, बोलेगा सब जगह से खतरा है, सब दुनिया को बर्बाद कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइल आ रहा यहाँ बंकर भी नहीं, इजराइल में तो बंकर वंकर बना के रखा हुआ है ना, यहाँ कहाँ भागो, बेंच के नीचे स्टिप हो गए। तो सबसे पहले जो थे वो जे थॉमसन थे, वो बताएं एटम के बारे में। वो क्या बताएं, एटम स्फेरिकल शेप का होता होगा, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिए, बस बताएं कि स्फेरिकल शेप का होता होगा, ठीक है। उनका मॉडल को नाम क्या दिया थे, प्लम पडिंग मॉडल, मतलब केक वाला मॉडल। पूरा केक को समझो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बीच में चेरी वेरी जो होता है ना, उसी को समझ लो क्या, नेगेटिव चार्ज। या फिर बोले थे वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तरबूज जो होता है उसमें देखो पूरा रेड वाला पार्ट क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो एटम भी वैसा ही होता होगा। और पूरे एटम में क्या होता होगा, इंटायर मास में क्या होता होगा, पॉजिटिव चार्ज होता होगा, और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होता होगा। ये उनका बोलना था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिए, ठीक है। लेकिन एक बात और क्या बताए थे कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कोई भी मैटर उठा लो इसमें कोई चार्ज अपने से नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो इनका बात को कहाँ तक सही ठहराया गया, ये कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिए थे, बस इतना बात बोल दिए थे स्फेरिकल शेप का होता होगा, पूरे इंटायर मास में पॉजिटिव चार्ज होता होगा, और बीच बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता होगा, ठीक है। तो इनका एक बात बाद में जाके सही साबित हुआ कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। बाकी जो बताए थे स्फेरिकल शेप का होता है, या फिर और भी बोले थे कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब बात का वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिए। अब बाद में भी फिर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया। बस एक चीज क्या पाया गया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसलिए थोड़ा इनका इज्जत रख लिया गया और नाम इनका थोड़ा हो गया है, ठीक है, कि फर्स्ट मॉडल के बारे में बताए थे। समझ में आया ना। चलो शुरुआत करो, लिखो एटम के बारे में। लिखो ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ very small
All elements consist of very small invisible particles. Invisible, invisible, invisible particles. All elements consist of very small invisible particles are called atoms. Are called atoms. ठीक है, पॉइंट वाइज करना, ठीक है, ये समझ में आया? सेकंड पॉइंट कर दो. The first model of atom was proposed by J.J. Thomson. First model of atom was proposed by J.J. देख लो, स्पेलिंग लिख देना, J.J. थॉमसन. जय मत लिख देना, J.I. समझ में आया? J.J. थॉमसन in 1898 called plum pudding plum pudding model of the atom. Plum pudding model, pudding model MODL of the atom. ठीक है, वो केक वाला मॉडल के हिसाब से नाम रख दिए कि केक में जो है पूरा मटेरियल को समझो पॉजिटिव, और बीच बीच में जो अच्छा मटेरियल दिख रहा, चेरी वगैरह, वो सब क्या है, नेगेटिव. उसी टाइप से एटम भी होता होगा. ठीक है, केक तो बहुत पहले से, ठीक है, 1898 का बात हो रहा है, ज़्यादा पुराना नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन थे जो इनके बाद आए एटम का थ्योरी दिए? रदरफोर्ड. ठीक है, तो रदरफोर्ड जो थे वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ अपना थ्योरी को रखें. ठीक है, तो इनका थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है. ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो नाम क्या था उस एक्सपेरिमेंट का? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो देखो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो. वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो एटम से बना हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता होगा एटम का, एटम में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ जानना चाह रहे थे. ठीक है ना, तो क्या कि थिन फॉइल लेना है. समझ में ना, थिन फॉइल लेंगे, ऐसा थिन फॉइल. तो बताओ उधर से क्या दिख रहा तुमको? लाइन ही दिख रहा ना. सीट लेंगे तो क्या दिखेगा? सीट तो ऐसा ना दिख रहा. उधर से क्या दिख रहा तुमको? लाइन. तो यहाँ पे वेरी थिन सीट रखे हैं. किस चीज़ का वेरी थिन सीट रखे हैं? गोल्ड फॉइल. क्या कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा मेटल नहीं ले सकते थे? तो क्या है, गोल्ड क्या रखे हैं? सोना तो महंगा भी है, टीना रख देते हैं. हाँ, गोल्ड मेलिएबल है. हम बोले ना बहुत पतला लेना है, या तो चांदी ले लो या तो सोना. सबसे ज़्यादा क्या है मेलिएबल? कौन सा मेटल होता है? गोल्ड होता है. ठीक है ना, तो गोल्ड लिए. क्यों सबसे पतला ही लिए? क्या होता? थिकनेस ज़्यादा ले लेते तो पतला. इसलिए थिकनेस अगर ज़्यादा लेते हैं थिकनेस अगर ज़्यादा लोगे तो एटम का कितना तो लेयर आ जाएगा, 2-3 लेयर आ जाएगा ना. अगर थिकनेस बहुत पतला लेंगे तो एटम का कितना लेयर आएगा? एक ही लेयर आएगा ना. ठीक है, अब हम जानना चाह रहे हैं एक एटम के बारे में. अब यहाँ से भेजेंगे तब तो फिर आगे भी एटम है ना, तो इसलिए क्या किए वो थिन लेयर, बहुत ही पतला लेयर लेना चाहते थे. तो इससे सिलेक्ट क्या किए? गोल्ड. समझ में आया ना, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल है. देखो कितना पतला, 10⁻⁸ मीटर, मतलब कि जो पेज है ना तुम्हारा, कार्बन जो होता है ना, उससे भी पतला वाला. ठीक है, अब देखो उसमें फिर क्या पास करने का वो सोचे? अल्फा पार्टिकल. तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट किए, लिड कैविटी, एक बॉक्स टाइप से है कुछ, उसके अंदर क्या रखे? रेडियो एक्टिव सोर्स. रेडियो एक्टिव सोर्स से बहुत सारा हार्मफुल रेज निकलता रहता है. ठीक है, तो उनमें से एक है अल्फा पार्टिकल. और अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दिए कैसा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का? पॉजिटिव. चैप्टर 4 में पढ़े He2 4 2+, हीलियम आयन को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल इससे निकलता, इसलिए रेडियो एक्टिव सोर्स में क्या लिए हैं बताओ? बिस्मथ 83 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर कितना है? 214. याद रखना, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है ये. और ये कैविटी रखा हुआ है. कैविटी मतलब खोखला है, अंदर में ये सोर्स रखा गया. कोलीमेटर रखा हुआ है. कोलीमेटर मतलब क्या होता है?
कोलीमेटर किसको बोलते हैं? मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट रखा गया ताकि अल्फा पार्टिकल इससे निकले ना तो फैल ना जाए, समझ में आया? इसी तरह जाए सीधा उसी में जाए, समझ में आया ना? इसलिए कोलीमेटर बोले। कलेक्टेड मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल को भेजे, समझ में आया ना? अब देखो ये थिन शीट रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या रख दिया गया, इधर स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन। और वो स्क्रीन किससे बना हुआ है? इस स्क्रीन पे किस चीज़ का कोटिंग है? जिंक सल्फाइड का, समझ में आया? याद रखना जिंक सल्फाइड का है। और जिंक सल्फाइड, इसमें एक माइक्रोस्कोप लगा होता है, जो माइक्रोस्कोप को क्या किया जा सकता है, स्लाइड करके हम लोग देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ पहुँच रहा, ठीक है, कितना एंगल पे पहुँचा, 20 डिग्री पे कितना अल्फा पार्टिकल पहुँचा, 0 डिग्री पे कितना अल्फा पार्टिकल पहुँचा, 30 डिग्री पे कितना अल्फा पार्टिकल पहुँचा, 90 डिग्री पे कितना, 180 डिग्री पे कितना अल्फा पार्टिकल आया, ये सब देखने के लिए हम लोग ये माइक्रोस्कोप डिटेक्टर लगाया गया, ठीक है ना? तो देखो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को किए कौन है? रदरफोर्ड ने किया, बहुत चालाक थे ये, ठीक है। अपना 2 असिस्टेंट से करवाए हैं, 2 असिस्टेंट। देखो कोई भी साइंटिस्ट होते हैं उनके अंदर असिस्टेंट होता है, ठीक है ना? तुम भी जब साइंटिस्ट बन जाओगे या तुम दुकान भी खोलोगे तो अपने अंदर असिस्टेंट रखोगे ना, ठीक है? तो वैसा ये थे, असिस्टेंट रखे हुए थे, 2 असिस्टेंट थे, एक का नाम था एच गीगर और ई मार्सडन, ठीक है, नाम बहुत खतरनाक है, समझ में आया? तो ये दोनों को बोले, ये सजेशन दिए, ठीक है, देखो तुम लोग ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ, हम तुमको आइडिया देते हैं, रदरफोर्ड सजेशन दिए, ठीक है ना, और जो एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, कुछ होता है तो समझना तुम लोग अपना, ठीक है, ऐसा कुछ बोल के भेजें, ठीक है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत ही डेंजरस होता है, समझ में है ना? और अगर कुछ होता है तो समझना अपना, और रिजल्ट आता है कुछ अच्छा तो हमको आके बता देना, समझ में आया? समझ गया ना? तो ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट का सजेशन दिए रदरफोर्ड, और इनके जो 2 असिस्टेंट थे वो एक्सपेरिमेंट करने चले गए, और एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ अच्छा ही रिजल्ट आया, रदरफोर्ड खुश हो गए, समझ में आया? और मिल गया इनको नोबेल प्राइज पे, समझ गए? ठीक है, चलो तो समझ गए। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल को पास किया ना गोल्ड फाइल से, तो ये रहा टारगेट, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल को हिट करता गया, ठीक है ना? और उधर क्या होता है, जैसे जुगनू नहीं होता, चमक चमक बनता है ना, देखे हो रात में जो, उसी तरह अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड को स्किन को हिट करता है ना, तो चमक सा बनता था, ठीक है ना? तो चमक सा बनता तब ना डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे अल्फा पार्टिकल दिखने वाला थोड़ी है, चमक सा बनता था, ठीक है ना? तो अल्फा पार्टिकल पास किए तो क्या हुआ, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या हुआ ना, ऐसा ही गुजर के बिना किसी डेविएशन का, बिना कोई भी एंगल का डेविएशन का सीधा निकल गया है, वही लिखे मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास इन स्ट्रेट लाइन, स्क्रीन में एकदम सीधा जाके बन रहा, ठीक है? तो यहाँ वो क्या मान के चल रहे थे कि एटम एटम से बना हुआ है ये, और अल्फा पार्टिकल भेजे तो बहुत सा अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, कुछ ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, हल्का डिग्री से मुड़ा, समझाया? ठीक है, बहुत कम ही अल्फा कुछ ही एंगल से मुड़ा, और लाखों अल्फा पार्टिकल में एक ही या 2 ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, एकदम 180 डिग्री में मुड़ के आया, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना? तो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आया कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल ऐसा ही पास हो गया। तो बताओ, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल अगर ऐसा ही पास हो गया तो इसे तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकालोगे? कोई रोकने वाला नहीं था अल्फा पार्टिकल को, कोई रोकने वाला नहीं था, इसका मतलब एटम का अधिकतर जगह क्या होता है, खाली, यहाँ से ही निकलेगा, समझ में आया? देखो ऐसा कुछ मान सकते हैं हम लोग, मान लो एटम, पता नहीं था एटम कैसा होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ऐसा ही सीधा निकल गया, इधर से भी, समझ में आया? बहुत सारा अल्फा पार्टिकल ऐसा ही सीधा निकल गया, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हुआ हल्का सा एकदम मुड़ा, एकदम हल्का, कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम हल्का सा मुड़ा, और जो नज़दीक गया वो एकदम 90 डिग्री पे ऐसा मुड़ गया, और एक ही अल्फा पार्टिकल हुआ बहुत सारे में जो क्या हो गया, 180 डिग्री पे आ गया, ठीक है? क्यों ऐसा हुआ, अब तुम बताओ क्यों ऐसा हुआ? अल्फा पार्टिकल कैसा नेचर का है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब बहुत सा अल्फा पार्टिकल ऐसा ही पास होके चला गया, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि एटम का अधिकतर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, खाली, ठीक है? कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो हुआ वो बेंड किया, और बहुत कम जो है ना 180 डिग्री पे आया। तो इससे एक और कंक्लूजन निकला क्या, कि एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव को रिपल्सन कौन दे सकता है, पॉजिटिव ही दे सकता है ना? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव को रिपल्सन कौन दे सकता है, पॉजिटिव। तो वहीं से कंक्लूजन निकला कि एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है? अब पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर एक और कंक्लूजन क्या निकाला गया, अगर पॉजिटिव चार्ज होता, जे थॉमसन क्या बोल के गए थे कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है,
है ना, बोले थे जे थॉमसन। तो अगर अल्फा पार्टिकल को भेज रहे हैं तब तो जाना ही नहीं चाहिए था, यहीं से भाग जाता ना, यहीं से भाग जाता। अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता तो जे थॉमसन नहीं ना बोले कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच बीच में कहीं पे नेगेटिव होता है, तो अल्फा पार्टिकल जाता नहीं। तो यही मॉडल उनका क्या हो गया, जे थॉमसन का मॉडल जो दिए थे वो फेल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एक और कंक्लूजन निकला, अगर मान लो बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल बेंड कर रहा है हल्का डिग्री में या 180 डिग्री में, तो इससे क्या समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही सीमित जगह पर है, बहुत ही कम जगह पर है, तभी तो अल्फा पार्टिकल बहुत कम ही, 1 2 ही या 10 20 ही अल्फा पार्टिकल क्या वो बेंड कर पा रहा, और बहुत सा अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जा रहा। समझ में आ गया कंक्लूजन? ठीक है, चलो अब लिखो नीचे। बहुत कम होता है नेगेटिव चार्ज, कितना होता है? बहुत कम, हम बताएंगे, रुक जाओ अभी बता, पहले इसको लिख लो फिर हम समझाते हैं। लिखो इन, नीचे लिखना, इन 1911 in 1911 कितना लिख दे रहे, H. Geiger, Geiger and E. Marsden, ठीक है लिख लो, H. Geiger and E. Marsden, Marsden, performed alpha particle scattering experiment, performed alpha particle scattering experiment on the suggestion of Rutherford, on the suggestion of Rutherford। समझ गए, ये ना बताएं, ये 2 असिस्टेंट थे, एसोसिएट थे उनके, और इन्हीं को सजेशन दिए थे रदरफोर्ड, तो वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। ठीक है, चलो लिख लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला उसको लिखते हैं, लिखो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस पॉइंट वाइज लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। Most of the alpha particles passed through the gold foil without any deflection. Second point, only about 0.14% of alpha particles, 0.14% of alpha particles scattered by more than scattered, SCATTERED, scattered by more than 1 डिग्री। 1 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ने वाला कितने परसेंटेज थे? 0.14 के आसपास। ठीक है, बहुत कम, इतना परसेंट लाओगे तो तुम्हारा कोई इज्जत नहीं। ठीक है, थर्ड, 1 alpha particle in 8000 alpha particles scattered, SCATTERED, scattered by more than 90 डिग्री। देखो यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखो थीटा क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं, लिख लेना। थीटा जो होता है ना, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है। थीटा जो है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग मतलब होता है बिखरना, कितना डिग्री पे बिखर गया। ठीक है, देखो
8000 अल्फा पार्टिकल में एक आध दो ही क्या हुआ, देखो यहाँ से अगर एंगल ले रहे हैं मेजरमेंट, अगर एंगल का कर रहे हैं तो क्या होगा, ये कितना डिग्री, 0, 30, 60, 90, 90 डिग्री से मुड़ने वाला कितने थे, 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ने वाले एक आध दो ही, कितना में, 8000 अल्फा पार्टिकल में, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, 1 अल्फा पार्टिकल इन 10⁶ अल्फा पार्टिकल returned back 10⁶ कितना लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में क्या हुआ, एक ही अल्फा पार्टिकल था जो कितने डिग्री पे लौट गया, 180, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक विद इन ब्रैकेट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लिए, चलो लिखो। अब ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग क्या अपने से सोच के विचार करते हैं, कंक्लूजन। ऐसा हुआ तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन या रिजल्ट, ठीक है। जैसे मान लो कोई सफेद चादर पहन के इधर रात में घूमने लगे, ठीक है, तो तुम क्या किए, ऑब्जर्व किए उसको, तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन रहा। अब तो फिर तुम क्या सोचना शुरू करोगे, क्या है ये, भूत है कि कोई इंसान है जो सफ़ेद चादर पहन के घूम रहा है, कोई नहीं मिला इसको तो सफ़ेद चादर पहन के घूम रहा है, तो तुम अपना कंक्लूजन निकालोगे ना कि क्या हो सकता है। तो ये साइंटिस्ट हैं, ये चादर उधर पहन के नहीं घूमने वाले थे, ये तो एक्सपेरिमेंट करने बैठे हुए थे, तो अपना एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम, most of the space inside an atom is empty. Most of the space inside an atom is empty. ठीक है, EMPTY, MPT मत लिख देना, MPT, समझ में आया, MPT, ठीक है। चलो सेकेंड, scattering alpha particles is due to the electrostatic force of repulsion between the positive charge, एक मिनट, scattering alpha particle is due to the electrostatic force of repulsion between alpha particles and the positive charge inside the atom। समझ में आया क्या मीनिंग है इसका। स्कैटरिंग क्यों हो रहा, स्कैटरिंग क्यों हो जा रहा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव, और इसका मतलब जरूर एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो स्कैटर कर जा रहा है ना। ब्रैकेट में लिख दो न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम लिखे हो ना, ब्रैकेट में लिख दो, उसी का नाम क्या रखा गया बाद में, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज कौन किए हैं, रदरफोर्ड। कौन सा न्यूक्लियस, ये बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस नहीं है, एटम वाला न्यूक्लियस है, समझ में आया ना। बायो में भी न्यूक्लियस है, सेल वाला न्यूक्लियस, समझ में आया। रांची में न्यूक्लियस मॉल भी है, समझ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन एटम इज कंसंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस called the nucleus। समझ गए, समझ में आया ना। पॉजिटिव चार्ज है इतना तो पता चला, लेकिन फिर एक और चीज क्या पता चला, बहुत ही कम ही अल्फा पार्टिकल रेडिएट कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो बहुत ही कम ही स्पेस में कंसंट्रेटेड है, समझ में आया, ठीक है। तो ये रहा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड, ठीक है, समझ गए ना। चलो एक और ग्राफ बना लो। नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफ बना लो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
एंगल ऑफ स्कैटरिंग। देखो बताओ, इधर एंगल ऑफ स्कैटरिंग ले रहे तो यहाँ कितना डिग्री, 0। 0 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने वाला कितना सारा अल्फा पार्टिकल, बहुत सारा। ठीक है, इसी तरह डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने वाला कितना सा अल्फा पार्टिकल, 1 2, बहुत कम ना। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, समझ गए। तो ये ग्राफ याद रखो, पैटर्न इसका ऐसा। ठीक है, ज़्यादा एंगल ऑफ पे डेविएशन क्या होता है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल का। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered by number of alpha particles scattered by angle theta number of alpha particles scattered by angle theta is given by, ठीक है, यस कोटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय एंगल थीटा। ठीक है, तो n जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin का पावर 4 थीटा। याद रखना इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे। इतना तो पता है कि एंगल से कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा, sin 4, एक मिनट, θ/2 होता है, sin to the power 4 θ/2। ठीक है, तो इतना तो पता है ना कि एंगल से इन्वर्स रिलेशन है। एंगल ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कम है, मतलब ज़्यादा एंगल पे कम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होता है। तो इन्वर्स तो रिलेशन है, लेकिन ये याद रखो sin का पावर 4 θ/2। ठीक है, ठीक है। और ये जो डायग्राम बनाया हो ना, डायग्राम में एक चीज़ और लिख दो, अल्फा पार्टिकल को कितना एनर्जी से भेजा गया। ठीक है ना, एक और करना, एक चीज़ इसमें छूट गया है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख लो। इसी ये डायग्राम जहाँ बनाया होगा ना ये, ठीक है, उसी के नीचे कहीं साइड में लिख लो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा नहीं मेगा। ठीक है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो नेक्स्ट टॉपिक, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अप्रोच मतलब क्या होता है, पहुंचना। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस कॉमा एट विच द होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल at which the whole kinetic energy of the alpha particle gets converted into at which the whole kinetic energy of the alpha particle gets converted into potential energy। गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को कैसे भेजा जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से भेजा जा रहा। अब बताओ अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। कितना चार्ज होता है, 2+, लिखते थे ना 2+, यानी कितना चार्ज, 2। चार्ज को किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को, या कोई भी चार्ज हो, ई से लिखते हैं ना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और प्रोटॉन है तो प्लस में लिखेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 ही लिखेंगे, और 2 प्रोटॉन है तो प्लस में 2 ही लिखेंगे। है ना, पढ़े हैं चार्ज। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, 2+ होता है चार्ज ना, तो क्या होता है 2 ही लिख दें। ठीक है, अच्छा ये बताओ किसी भी न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं Z, और यहाँ पे क्या होता है A। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, ये एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ना पता चलता है। मास नंबर से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, अगर हम बात करें सोडियम का
यहाँ 11 लिख दें और यहाँ मास नंबर कितना होता है 23, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसमें 11, तो टोटल चार्ज कितना होगा प्रोटॉन का 11 ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कोई भी रैंडम ऐसे ही न्यूक्लियस ले लिए तो कितना प्रोटॉन है Z, तो टोटल चार्ज कितना होगा Z ही होगा ना। तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा यहाँ पे बताओ Z, समझ गए। तो देखो क्या होता है, इधर बहुत तेजी से गया था खुश होकर के, जाके उधर मिल जाना है, समझा ना। तो क्या हुआ, यहाँ तक आया और रिपल्सन इतना ज़्यादा था कि यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद फिर बोलो अब नहीं, चलो वापस, समझ में आया। तो ये क्या हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोज कितना डिस्टेंस पे आ सकता है ये, समझ में आया। तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल का और न्यूक्लियस का, जहाँ पर कि इसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल आ गया उसमें अब, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, वापस कर देगा, भेज देगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को किससे लिख दें, के ई, के से भी लिख सकते हो, के लिख दे रहे, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो के से लिखो, ठीक है। के इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चैप्टर सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम फोर्स क्या लिखते थे, फोर्स क्या होता था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल से क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई में R, सिर्फ R होता था, डिस्टेंस होता था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो साइन रखते हैं, चार्ज का जो भी रखते थे वैल्यू, वो विथ साइन रखते थे, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन में। चलो तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बताओ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज बताओ क्या है 2e, ये ना है, यहाँ पे आएगा। और दूसरा चार्ज क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस का, ठीक है, क्या है बताओ Ze, दोनों पॉजिटिव ही है ना, तो इसलिए पॉजिटिव ही रखे, कोई नेगेटिव होता तो -1 दे देते हैं, ठीक है। बाई में इनके बीच का डिस्टेंस कितना r0, यहीं पे ना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा 2Ze स्क्वायर बाई R0, ठीक है, 2Ze स्क्वायर बाई R0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, R0 का वैल्यू, R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर बाई के, बोल सकते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला इम्पैक्ट पैरामीटर का, समझ में आया, ठीक है। लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर बाई के, याद रखना है, के क्या है काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, समझ में आया, जेड जो है सो एटॉमिक नंबर है। लिख लो जल्दी से, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या मतलब है, पहले डेफिनेशन लिख लो, समझाते हैं फिर, ठीक है। लिखो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन of the nucleus of the atom, from the central line of the nucleus of the atom। देखो ये है न्यूक्लियस किसी भी एटम का, ठीक है, ये एटम था उसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे इसको बोल रहे हैं सेंट्रल लाइन, तो सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझा। देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल भेजेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे मुड़ के आ जाएगा ना, देखो ध्यान से। और ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा या ज़्यादा, ये ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ अगर थोड़ा और नीचे आओगे तो थोड़ा एंगल मुड़ेगा, ये और कम करोगे तो एंगल और मुड़ेगा, ये एकदम कम कर दोगे तो एंगल 180 डिग्री पे आएगा, है कि नहीं। ये चीज़ अगर कम रहेगा, ये डिस्टेंस कम रहेगा, नज़दीक कर दोगे तो क्या होगा, एकदम न्यूक्लियस के पास जाएगा तो बहुत तेज़ी से एंगल स्कैटर कर जाएगा ना, एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, ज़्यादा। मतलब बोल सकते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है इनवर्सली रिलेटेड है एंगल ऑफ स्कैटरिंग से।
अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब तो एकदम यहाँ से निकल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखो इम्पैक्ट पैरामीटर का, बी जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई में की, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर का। समझ गए, समझ गए ना। तो बी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा हुआ तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं, सीधा निकल जाएगा। ये कम करते जाएंगे तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए। तो ये रहा पूरा रदरफोर्ड का थ्योरी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर किसको बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, इनका आपका डेरिवेशन नहीं करना, समझ में आया ना। तो इनसे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और पूछ लेगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू बढ़ता है तो, ठीक है ना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।